देखिए, जहाँ पर बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत ही कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ही आई है। यहाँ पर उनके विधायकों का कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में इस्तेमाल किया गया है और फ़ायदा हुआ है। तभी तो आप देखिए कि विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव की बात करें, तो ज़िम्मेदारियों का दौर तो बढ़ेगा और जब शिवराज सिंह चौहान को ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती है, तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जब उनके विधायकों की बात करें, तो जब कांग्रेस पार्टी में थे, वहाँ पर भी उनका कद वही था, भारतीय जनता पार्टी में भी कद उनका वही नज़र आता है और ये भी देखा गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मात्र दरकिनार किया जा रहा है, विधायकों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। क्या इस वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराज़गी देखने को मिलेगी? नहीं देखने को मिलती, क्योंकि अभी भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनका उठना-बैठना देखा जाता है। अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश गए थे, वहाँ पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से होती है। तो ये तमाम जो मुलाकातें हैं और तमाम जो चेहरे निकल कर सामने आ रहे हैं, ये इस और इशारा करते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लोकसभा में बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, जिससे फायदा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आए। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का एसपीएन 9 न्यूज की इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2018 के मध्य प्रदेश चुनावों में जब चुनावी परिणाम सामने आए तो 230 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी ने 109 सीटें जीती। जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा सीटें जीती थी, वो सत्ता की ओर बढ़ रही थी, लेकिन सत्ता पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकती थी, क्योंकि 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में बहुमत के लिए 116 विधायक चाहिए थे। ये कहीं की 116 सीटों पर जीत दर्ज करनी कहीं ना कहीं जरूरी थी। लिहाजा कांग्रेस ने यहाँ पर जो निर्दलीय विधायक हैं उनसे संपर्क किया, उन्हें अपनी ओर शामिल किया, उन्हें अपने साथ मिलाया और फिर सरकार बना ली। और फिर 2018 में मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन एक नाम कांग्रेस के अंदर ही ऐसा था जिसने 15 साल बाद एमपी की सत्ता में आई कांग्रेस को 15 महीने भी टिकने नहीं दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। 15 ही महीनों के अंदर यानी कि जनवरी और फरवरी 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करीब 22 विधायकों के साथ मिलकर कांग्रेस से बगावत कर दी और 22 विधायक वे अपने साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिससे उस वक्त की कमलनाथ सरकार गिर गई। और यह बात कही गई कि 15 साल बाद एमपी की सत्ता में आई कांग्रेस 15 महीने भी अपनी सरकार पूरी तरीके से नहीं चला पाई। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तो उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी, उतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद नहीं मिली, लेकिन जिम्मेदारी जरूर मिली और वो जिम्मेदारी यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में दी गई। लेकिन उसके बाद आए 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, जिसमें माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा सकते हैं और खास तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में, और उसके बाद उन्हें यहां राज्य की सियासत में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ग्वालियर चंबल संभाग की बात हुई तो बता दें कि 34 विधानसभा सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में आती है, जिसमें 2018 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी और भारतीय जनता पार्टी केवल 7 ही सीट जीत पाई थी। लेकिन जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा, तो माना जा रहा था कि इन विधानसभा चुनावों में खास तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी को बड़ा फायदा सिंधिया दिला सकते हैं। लेकिन 34 सीटों में सिंधिया के साथ होने के बावजूद बीजेपी केवल 18 सीटें जीत पाई और कांग्रेस 16। हालांकि कांग्रेस की 10 सीटें पिछले चुनावों की तुलना में घट गई और बीजेपी की 11 सीटें भी बढ़ गई थी। लेकिन उसके बाद भी यह चीज लगातार रही कि सिंधिया की बीजेपी में आने से बीजेपी को क्या कुछ यहां पर फायदा हुआ। ऐसे में कई सवाल अब सिंधिया को लेकर लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सत्ता तो दोबारा से पाली है, लेकिन सिंधिया को अभी भी एमपी से दूर रखा गया है। और सिंधिया को लेकर जो अब सवाल उठ रहे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस समय मैं न्यूज रूम में मौजूद हूं और इन्हीं सवालों के जवाब हम न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम साथियों से जानेंगे। सबसे पहले यहाँ नाजमीन हमारे साथ है, नाजमीन से जानेंगे कि नाजमीन, ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर माना जा रहा था कि बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं सिंधिया, लेकिन 34 सीटों में से बीजेपी केवल 18 सीटें जीत पाई, यानी 11 सीटें पिछले चुनावों की तुलना में बढ़ी हैं, लेकिन उतना फायदा नजर नहीं आया। क्या जिस तरह से बीजेपी को इतना फायदा ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं मिला, क्या इसके आधार पर
अब लग चुका है लोकसभा चुनावों में, क्या बड़ी जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी जाएगी या फिर से दी जाएगी? देखिए, जहाँ पर बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत ही कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ही आई है। यहाँ पर उनके विधायकों का कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में इस्तेमाल किया गया है और फ़ायदा हुआ है। तभी तो आप देखिए कि विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव की बात करें, तो ज़िम्मेदारियों का दौर तो बढ़ेगा। और जब शिवराज सिंह चौहान को ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती है, तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जब उनके विधायकों की बात करें, तो जब कांग्रेस पार्टी में थे, वहाँ पर भी उनका कद वही था, भारतीय जनता पार्टी में भी कद उनका वही नजर आता है। और ये भी देखा गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मात्र दरकिनार किया जा रहा है, विधायकों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। क्या इस वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी देखने को मिलेगी? नहीं देखने को मिलती, क्योंकि अभी भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनका उठना बैठना देखा जाता है। अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश गए थे, वहाँ पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से होती है। तो ये तमाम जो मुलाकातें हैं और तमाम जो चेहरे निकल कर सामने आ रहे हैं, ये इस और इशारा करते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लोकसभा में बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, जिससे फायदा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आए। बिल्कुल, यहाँ पर नाज़मीन का कहना है कि संभावनाएं तो यही लग रही है कि लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा टारगेट ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे सकती है। और अगर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता पाने में कामयाब हो जाती है, तो यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में और भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे में दौलत से जानेंगे कि दौलत, नाज़मीन का कहना है कि सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी, सबसे पहले बड़ा टारगेट दिया जाएगा। अगर उसे यहाँ भुना पाते हैं बीजेपी के लिए और यहाँ पर फायदा कर पाते हैं, तो केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी फिर से मिलेगी अगर बीजेपी सत्ता में आते। क्या वाकई में मिलेगी या नहीं, और क्या अगर नहीं मिलती तो क्या उन्हें दरकिनार इस बार पूरी तरह से कर दिया जाएगा? देखिए, अभी तक तो दरकिनार उनको इतनी ज़्यादा नहीं किया गया है, पूरी तरीके से नहीं किया गया है। लेकिन जैसे शिवराज सिंह चौहान के साथ किया गया है कि उनको पहले जो साउथ के स्टेट हैं वहाँ भेजा गया है 24 के लिए, और फिर उसके बाद वो रिजल्ट लाते हैं तो बिल्कुल उनको लोकसभा में बड़ा मौका मिल सकता है। किसी मंत्रालय के लिए उनको कार्यभार दिया जा सकता है। और ऐसे ही कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सिंधिया के साथ भी यही होगा। पहले उनको जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर दिया जाएगा, खासकर लोकसभा सीटों पर। हालांकि यहाँ तो दावा खुद शिवराज सिंह चौहान करते हैं कि 29 की जितनी भी वहाँ पर लोकसभा सीटें हैं, सभी उन लोकसभा सीटों की माला बनाकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में पहनाएंगे। लेकिन सिंधिया भी इसमें बड़ा रोल निभा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको सांसद और मंत्री दोनों ही बने रहना है। यहाँ पर अगर वो कांग्रेस से आए हैं तो कुछ बड़ा विजन लेकर आए होंगे, कुछ बड़ा उनको करना होगा यहाँ पर, इसलिए वो आए हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 में जो जिम्मेदारी सिंधिया को मिलेगी, अगर उसको पूरी करते हैं तो आगे उनका भविष्य तय होगा। आगे उनका भविष्य तय होगा अगर जो जिम्मेदारी दी जाएगी, जो एक तरह से लक्ष्य साधने के लिए दिया जाएगा सिंधिया को, अगर वे उसे यहाँ पर पूरा करते हैं। ऐसे में दिनेश से जानेंगे। दिनेश, 34 विधानसभा सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में आती है, 18 बीजेपी ने जीती, 16 पर यहाँ कांग्रेस ने जीत दर्ज की। लेकिन फिर उसके बाद भी कहा जा रहा है लगातार कि सिंधिया से उतना फायदा बीजेपी को नहीं हुआ जितना माना जा रहा था। क्या वाकई में ये चीज़ है? नहीं, देखिए, जितना फ़ायदा अब यहाँ पर बीजेपी ने 160 से अधिक सीटें जीती हैं, तो और क्या फिर 230 की 30 सीटें यहाँ पर बीजेपी जीतना चाहती थी? ऐसा संभव नहीं हो सकता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। लेकिन यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से वापसी जिस तरीके से तोड़कर वो यहाँ पर आए हैं बीजेपी में, तो वहाँ से उनका ग्राफ जो है, करियर का ग्राफ, वो गिरना शुरू हो गया है। एक तरफ जहाँ मंत्री तो वो कांग्रेस सरकार में भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री थे मनमोहन सिंह की सरकार में। उसके बाद जब 2018 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, तो उस वक्त भी वो कैबिनेट मंत्री थे और बड़े बड़े विभाग उनको दिए गए थे। लेकिन उनकी सीधी लड़ाई जो थी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए थी, और उसको छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन यहाँ से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को झटका लगता हुआ नजर आया, क्योंकि बीजेपी की रेस में हाईकमान ने उनके नाम पर एक बार भी सोच विचार नहीं किया, और यहाँ पर जो है डॉक्टर मोहन यादव को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जो कि पृष्ठभूमि आरएसएस की पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का करियर का ग्राफ अब मुझे लगता है कि यहाँ पर गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यदि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से देश की राजनीति में यहाँ पर बन पाती है, तो यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हो सकता है केंद्रीय मंत्री का पद दे दिया जाए। लेकिन उसके बाद उनका जो सियासी करियर है वो ढलान की तरफ अब जाता नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर बात आ चुकी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो सियासी करियर है वो कहीं ना कहीं ढलान की ओर बढ़ रहा है, और उसमें ये एक प्रमुख चीज मानी जा रही है कि जो यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग है, उसकी 34 विधानसभा सीटें हैं, उसमें जो यहाँ प्रदर्शन की उम्मीद ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से बीजेपी की मानी जा रही थी, वो कुछ खासा प्रदर्शन बीजेपी नहीं कर पाई। ऐसे में सिंधिया पर भी कहीं ना कहीं सवाल बन रहे हैं, सिंधिया पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ऐसे में एक आखिरी सवाल यहाँ पर हमारे सहयोगी राकेश जी से लेंगे कि राकेश जी, 34 जो सीटें
सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में आती हैं उसमें जब सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे तो लगभग सभी सीटों पर टिकट किसे मिलेगा ये सिंधिया के हाथ में था, लेकिन यहाँ बीजेपी में आकर वे अपने ही समर्थित नेताओं को टिकट नहीं दिला पाए। क्या कद घटा है सिंधिया का? देखिए कद तो घटा है सिंधिया का, जहाँ पर जब वो कांग्रेस में थे तो एक तरीके से उनका वर्चस्व भी था और मध्य प्रदेश में वह मान लीजिए कि उनका ठीक ठाक हस्तक्षेप था मध्य प्रदेश की राजनीति में और कांग्रेस के भीतर भी। लेकिन यहाँ पर जब से वो बीजेपी में आए हैं तो बीजेपी में पहले से ही ऐसे नेता हैं जो मध्य प्रदेश में लंबे समय से काम करते आए हैं। वो एक पैराशूट नेता है बीजेपी में, तो ये एकदम ठीक है कि जो पहले से काम करते ज़मीनी स्तर के नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को लगभग 2 दशकों तक वहाँ की सत्ता में बनाए रखा, पार्टी उनको पहले सुनेगी, बस शर्ते कि जो लोग पैराशूट तरीके से आए हैं या जो अपने राजनीतिक वर्चस्व के कारण जिन्हें बीजेपी लेके आई है या जो मोल भाव करके बीजेपी में आए हैं उनकी तुलना में वो कम सुने जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जो नेता मोल भाव करके पार्टी में आए हैं उनको कम तवज्जो दी जाएगी उन नेताओं की तुलना में जो कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभाने के लिए बहुत आगे रहे, जिसने कई लगभग 2 दशक तक बीजेपी को मध्य प्रदेश की सत्ता में बनाए रखा। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अब सवाल यही है, बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से सिंधिया से उम्मीद बीजेपी ने ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में से करीबन 25 सीटें जिताने की थी इन विधानसभा चुनावों में, वो तो सिंधिया नहीं कर पाए। 18 सीटें बीजेपी ने जीती है ग्वालियर चंबल संभाग में। अब 2024 के लोकसभा चुनावों में यहां पर नजर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर रहेगी, किस लोकसभा सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी अपना बनाती है। हालांकि संभावना यहां पर गुना लोकसभा सीट की लगाई जा रही है, जिससे सिंधिया कांग्रेस में रहते हुए पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनावों में हार गए थे। लेकिन इस दफे क्या मोदी लहर यहां पर काम करेगी, वो भी सिंधिया के लिए यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। और अगर एक बार फिर से केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी वापसी करती है तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से और भी ऊपर की जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं, यह देखना बेहद ही जरूरी होने वाला है। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।